Assalamu alaikum to all of you. I am Asma Zahir, your instructor of the course Introduction to Exceptional Children. Today we start from our first lecture, that is formally online, Introduction to Exceptional Children. First of all, it's better to go into the term and definition of who are exceptional children. Exceptional children may be portrayed as children in possession of an exceptionality of some positive, negative, or multiple nature. On account of such exceptionality, they appear to deviate significantly from other average children of their age and grade. ठीक है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आप ऐसे बच्चों को कह सकते हैं जो कि पॉजिटिवली या नेगेटिवली या किसी और एस्पेक्ट में किसी न किसी एक्सेप्शनलिटी के पोजेशन में हो। ठीक है, कोई चीज़, ऐसी चीज़ जो कि उन्हें अपने ही एज ग्रुप और अपने ही क्लास के बच्चों के साथ डेविएट कर रही हो। ठीक है, उन्हें डिफरेंट बना रही हो। मतलब कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी अटैचमेंट, कुछ उनके साथ ऐसा मुंसलिक है जो कि उन्हें सिग्निफिकेंटली अपने एवरेज एज या ग्रेड के बच्चों के साथ उनको डेविएट कर रहा है, उनको डिफ्रेंशिएट कर रहा है। ठीक है, ऐसे बच्चे जो हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहलाते हैं। अगर इसकी फॉर्मली डेफिनेशन देखी जाए, आपके रेफरेंस के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2-3 डेफिनेशंस अटैच की हैं, लेकिन इसके बाद इन डेफिनेशंस को रिव्यू करने के बाद मेरी एक छोटी सी असाइनमेंट आपके लिए ये होगी कि आपने खुद से एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की डेफिनेशन भी लिखनी है। ठीक है, चले आए हम पहले अपनी फॉर्मल फर्स्ट डेफिनेशन की पर बात करते हैं कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते क्या हैं। एक्सेप्शनल चाइल्ड इज अ चाइल्ड हु डिफर्स फ्रॉम द एवरेज or normal child in mental characteristics, sensory abilities, communication abilities, behavior and emotional development or physical characteristics. These differences must occur to such an extent that child requires either a modification of school practices of special educational services to develop his or her unique capabilities. ठीक है, अच्छा, पहली चीज़ जो इस डेफिनेशन में डिस्कस की गई है वो ये है कि बच्चा जो है अपने एज ग्रुप के साथ या नॉर्मल बच्चों से डेविएट कर रहा हो। अब वो जो डेविएट कर रहा होगा या डिफ्रेंशिएट कर रहा होगा वो किन किन चीज़ों की बिना पे कर रहा होगा। उसके कुछ मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे जो दूसरे उसके एज ग्रुप के साथ नहीं मिल रहे होंगे। सेंसरी एबिलिटीज़ लाइक उसकी हियरिंग एबिलिटी या विजुअल एबिलिटी जो है उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से बाकी उसके एज ग्रुप की है। उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ पे बात आ सकती है। ठीक है, स्पीच एंड लैंग्वेज की बात आ सकती है। बिहेवियर एंड इमोशनल डेवलपमेंट उसकी हो सकता है दूसरे बच्चों से डिफर कर रही हो। और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उसका ग्रोथ रेट, उसकी डेवलपमेंट जो है आम बच्चों की तरह ना हो रही हो। These differences must occur to such an extent. अच्छा, अब एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का मतलब ये नहीं कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं, मेंटल करेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं तो वो बच्चा एक्सेप्शनल हो गया। बात यह कि सिग्निफिकेंटली वो इस तरह से बच्चे को मुतासिर कर रहे हो कि बच्चे के लिए एक स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम या फिर उसकी जो स्कूल प्रैक्टिसेस है उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत हो बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब आपने उसका स्कूल मॉडिफाई करना है। ठीक है, अगर आप उसका स्कूल नहीं चेंज कर सकते हैं, उसकी करिकुलम प्रैक्टिसेस मॉडिफाई कर दें, उसकी मॉडिफिकेशन कर दें उसकी स्कूल प्रैक्टिसेस में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि एजुकेशनल सर्विसेज आपने बच्चे को कौन सी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब ये चीज़ जो है ये भी वेरी कर रही होती है किस हद तक एक्सेप्शनलिटी है। ठीक है, वो आपने मेरे ख्याल से अपने इंट्रोडक्शन टू स्पेशल एजुकेशन के कोर्स में इनकी प्लेसमेंट पढ़ी होगी कि स्पेशल बच्चों की कौन कौन सी प्लेसमेंट के लेवल्स होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ इन्हें प्लेस किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे एक्यूट लेवल जो है वो होम बाउंड का आता है, उससे पहले जो है स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज आती हैं। ठीक है, फिर इंक्लूसिव क्लासरूम भी आता है। तो ये कुछ प्लेसमेंट रूल्स हैं, कुछ प्लेसमेंट फॉर्म्स हैं जहाँ पे हम बच्चे को प्लेस कर सकते हैं। चलें, अब हम अपनी सेकंड डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जो कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की
और बड़ी अच्छी सी ये डेफिनेशन है, ये भी काफ़ी कैटेगरीज को कवर कर रही है। तो द फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड और लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम द नॉर्म either below or above to such an extent that they require an individualized program of special education and related services to fully benefit from education। अच्छा, यहाँ पे भी तकरीबन वही बात हो रही है, ठीक है। उसने क्या कहा है कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स और लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स ऐसे होने चाहिए बच्चों के जो कि उसे नॉर्म से, उसके नॉर्म जो ग्रुप है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे उस बच्चे को आप कंपेयर करते हो। नॉर्म्स ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप बच्चे को कंपेयर कर रहे हो कि हाँ ये बच्चा जो है बाकी बच्चे इस लेवल पे आ रहे हैं तो ये भी आ रहे हैं या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो बच्चा जो है अपने नॉर्म पीयर्स के साथ डेविएट कर रहा है इस हद तक कि उसे स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम की ज़रूरत है, और वो भी इंडिविजुअलाइज्ड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। और रिलेटेड सर्विसेज में क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे स्पीच थेरेपी आ गई है, ठीक है। इसके अलावा आप बच्चे को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आप बच्चे के पेरेंट्स को काउंसलिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये स्पेशल एजुकेशन की रिलेटेड सर्विसेज आ जाती हैं ताकि वो बच्चा एजुकेशन से फुली बेनिफिट हो सके। This definition also entails the term exceptional children includes children who experience difficulties in learning as well as those whose performance is so advanced that modifications in curriculum and instructions are necessary to help them fulfill their potential। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो बच्चे भी आते हैं जिनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा होती है कि उनका जो करिकुलम या उनकी इंस्ट्रक्शन जो है उनकी पोटेंशियल के लिहाज से कम होता है, ठीक है। तो हमें उनका करिकुलम या इंस्ट्रक्शन जो है वो भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है ताकि उनकी एक्स्ट्रा लर्निंग नीड्स को हम पूरा कर सकें, ठीक है। ऐसे बच्चे भी होते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में आते हैं, लाइक गिफ्टेड चिल्ड्रन। Thus, exceptional children is an inclusive term that refers to children with learning and or behavior problems, children with physical abilities or sensory impairments, and children with superior intellectual and or special talents। ये चीज़ अब काफ़ी चीज़ों को कवर कर रही है कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो है ना एक इंक्लूसिव टर्म है, ठीक है, जिसमें लर्निंग और बिहेवियर, फिजिकल और सेंसरी और इंटेलेक्चुअल आइदर सुपीरियर और बिलो एवरेज, ठीक है, वो सारे बच्चे जो हैं इस टर्म में कवर होते हैं। क्लियर? अच्छा जी, अब हम आगे बात करेंगे कि वाई टर्म एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ठीक है। हम इन्हें डिसेबल क्यों नहीं कह रहे, हम इन्हें हैंडीकैप क्यों नहीं कह रहे, हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की टर्म ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, वो इसलिए कि जो डिसेबिलिटीज़ हैं ना वो अपनी नेचर में ज़रा रिस्ट्रिक्टिव सी होती हैं, ठीक। वो मतलब जैसे डिसेबिलिटी के साथ हमारा अपना भी फिनोमेना यही अटैच होता है कि हम कैपेबिलिटीज़ को जो है ना उन बच्चों की साइड पे लगा देते हैं और सिर्फ डिसेबिलिटी को लेबल करते हैं, ठीक है। जबकि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की जो टर्म है वो ये कहती है कि हर बच्चा जो है वो अपनी डिसेबिलिटी के साथ अपनी कुछ कैपेबिलिटीज़ भी रखता है और उन्हें भी एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो है उन बच्चों को भी इंक्लूड करती है जो कि गिफ्टेड और टैलेंटेड है, ठीक है। हो सकता है बच्चा गिफ्टेड हो, टैलेंटेड हो, लेकिन उसमें थोड़े बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, या और कोई फिजिकल एट्रीब्यूट्स उसके साथ हों, ठीक है, जो कि उसकी कैपेबिलिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। इस वजह से एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की जो टर्म है ये गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चों को भी इंक्लूड करती है। Learning the definition of several related terms will help the better understand the concept of exceptionalities। मैंने यहाँ पे आपके साथ 2 डेफिनेशन डिस्कस करनी है, ठीक है, और आपका टास्क ये है कि नेक्स्ट अब आप लोगों ने एक डेफिनेशन जो है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन पे लिखनी है कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो है वो होते क्या है, ठीक है। ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो मैंने आपने मतलब अब तक आपकी एज में आपका किसी न किसी एक्सेप्शनल चाइल्ड के साथ इंट्रोडक्शन ज़रूर हुआ होगा, ठीक है। अब हमने अपनी प्रैक्टिस इस पर ज़रूर गौर करना है। अब आप एक मिनट लें और सोचें कि आप जब स्पेशल एजुकेशन में आने से पहले किसी डिसेबल या एक्सेप्शनल चाइल्ड से मिलते थे तो आप क्या सोचते थे उसके बारे में, ठीक है, और अब आप क्या है,
ठीक है, मतलब जाहिर है आपकी सोच जो है, आपकी थिंकिंग जो है, आपकी पोटेंशियल जो है, आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ इन बच्चों के हवाले से अब काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी होंगी कि हाँ आप ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, आप ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं, आप ज़्यादा एक्टिव हैं अब इनके लिए काम करने के लिए। ठीक है, तो सोच जो है वो हमारी बहुत बदल जाती है जैसे जैसे हम लर्निंग के फेज से गुजरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी वो है कैटेगरीज ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। Now let's come to the categories of exceptional children. Following are the categories of exceptional children. You can say categories, classification and whatever. ठीक है, अच्छा जी, अब की कैटेगरीज और क्लासिफिकेशंस जो हैं, जैसे आपने अपनी आउटलाइन में देखा होगा, आपको चीज़ें कुछ समझ भी नहीं आ रही होंगी, आपने देखा होगा कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन है, आईसीडी है, डीएसएम है, ये क्या है। ठीक है, उनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। First, it's better to know about the categories of exceptional children. Following are the categories of exceptional children. Children with intellectual differences, children with communication differences, children with sensory differences, children with behavior differences, children with physical differences, multiple and severe handicapping conditions, and twice exceptional. ठीक है, अच्छा जी, पहली कैटेगरी है वो इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस। अब इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस क्या है? इंक्लूडिंग चिल्ड्रन हु आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर लाइक गिफ्टेड एंड चिल्ड्रन हु आर स्लो टू लर्न हैव इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। अच्छा, अभी दोनों दो एक्सट्रीम्स हैं। ठीक है, पहली एक्सट्रीम क्या कहती है कि इंटेलेक्चुअली सुपीरियर चिल्ड्रन, ठीक है, और दूसरी एक्सट्रीम क्या कहती है, ऐसे जिन्हें कोई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी हो। ठीक है, तो ये इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस कहलाते हैं। सेकंड कैटेगरी आती है कम्युनिकेशन डिफरेंसेस, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज और ऑटिज्म। इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, ऐसे बच्चे जिनको लर्निंग प्रॉब्लम्स होती हैं रीडिंग में, राइटिंग में, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग में, ग्रामर में। ठीक है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज, इस तरह के बच्चे जिनके स्पीच एंड लैंग्वेज जो है रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव वो इम्पेयर्ड हो। और ऑटिज्म, ठीक है, ऑटिज्म में ऑटिज्म कम्युनिकेशन डिफरेंसेस के साथ साथ ये एक न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ऑटिज्म। ठीक है, जिन बच्चों में कम्युनिकेशन डिफरेंसेस भी होते हैं और इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस भी होते हैं। थर्ड कैटेगरी है सेंसरी डिफरेंसेस, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद ऑडिटरी लाइक हेयरिंग और विजुअल इम्पेयरमेंट। ऑडिटरी इम्पेयरमेंट हो, हेयरिंग इम्पेयरमेंट जिसे आप कहते हैं, ठीक है, तो उस वजह से भी बच्चा मतलब कि अपनी क्लास में, अपने स्कूल में, अपने इन्वायरमेंट में, अपनी सोसाइटी में उस तरह से मूव नहीं कर पाता जैसे कि हम कर रहे थे, क्योंकि 20% इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से हम अपनी हेयरिंग के थ्रू लेते हैं। ठीक है, और 80% इंफॉर्मेशन जो है हम अपनी विजन के थ्रू लेते हैं। तो इस वजह से इन्हें सेंसरी डिफरेंसेस कहते हैं कि बेसिक सेंसेस जो हैं वो हमारी हेयरिंग और जो विजन है, ठीक है, ये भी सेंसेस इस तरह से है कि ये ज़्यादा आपकी मोबिलिटी, आपको मोबिलाइज होने में, आपको सोशलाइज होने में, आपको मूव करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंसेस जो कि आपकी हेयरिंग पे, आपकी विजन पे इफेक्ट कर रहे हो तो वो सेंसरी डिफरेंसेस कहलाते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी हेयरिंग या विजन परसेप्शन जो है वो अफेक्टेड हो। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं बिहेवियरल डिफरेंसेस, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन हु आर इमोशनली डिस्टर्ब्ड और सोशली माल एडजस्टेड। दो तरह के आ जाते हैं बिहेवियरल डिफरेंसेस भी, ऐसे बच्चे जो कि इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, और ऐसे जो कि सोशली माल एडजस्टेड होते हैं। ठीक, मतलब कि इमोशनली डिस्टर्बेंस के साथ भी होते हैं बच्चे, ठीक, और सोशल माल एडजस्टेड मतलब वो अपनी सोसाइटी में ठीक तरह से एडजस्ट ना हो रहे हो। इनकी बहुत से रीजंस है, हर कैटेगरी की अपनी रीजंस है, वो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है,
उसके बाद आ जाते हैं फिजिकल डिफरेंसेस, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद नॉन सेंसरी इम्पेयरमेंट्स डेट इम्पीड मोबिलिटी एंड फिजिकल विटेलिटी। ठीक है, ऐसे बच्चे जो कि नॉन सेंसरी इम्पेयरमेंट का शिकार होते हैं। ठीक है, मतलब जो फिजिकल डिफरेंसेस का, जिनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो नॉर्म के मुताबिक नहीं होती है, उनकी मोबिलिटी इम्पेयरमेंट होती है, इम्पेयर्ड होती है, या फिजिकल विटेलिटी जो है वो उनकी आम बच्चों की तरह नहीं होती। उसके बाद आ जाते हैं मल्टीपल एंड सीवियर हैंडीकैपिंग कंडीशंस, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स सच एज सेरिब्रल पॉलिसी, मेंटल रिटार्डेशन और डेफनेस एंड ब्लाइंडनेस। ऐसे बच्चे जो कि एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी कैटेगरीज का शिकार होते हैं या एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी के पोजेशन में होते हैं, जैसे कि सेरिब्रल पॉलिसी अगर एक बच्चे को है तो उससे प्रोबेबली मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है। ठीक है, अगर उससे सेरिब्रल पॉलिसी है तो उसे डेफनेस भी हो सकती है। ठीक है, या अगर एक मेंटली रिटार्डेड बच्चा है तो उससे डेफनेस भी साथ हो सकती है, या ब्लाइंडनेस का इशू भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मल्टीपल कैटेगरीज आ जाती हैं या मल्टीपल और सीवियर हैंडीकैपिंग कंडीशंस आ जाती हैं। नेक्स्ट है ट्वाइस एक्सेप्शनल। अच्छा, ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनमें ट्वाइस एक्सेप्शनल यानी कि दो तरह की कैटेगरीज आ रही होती हैं। पहली चीज़ कि वो अपनी एबिलिटीज़ में बड़े सुपीरियर होते हैं, अपने एकेडमिक्स में बड़े अच्छे होते हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उनकी बड़ी अच्छी होती है, क्रिएटिविटी लेवल उनमें बाकी बहुत ज़्यादा होते हैं बाकी बच्चों के निस्बत, लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं, विजुअल और विजुअल और आर्ट परफॉर्मेंस जो है वो इनकी अच्छी होती है। ठीक है, ये सुपीरियर या गिफ्टेड बच्चे आप इन्हें कह सकते हैं। अच्छा, पहले भी मैंने डिस्कस किया था, गिफ्टेड बच्चा हो सकता है उसके साथ कोई कंपोनेंट कंडीशन भी साथ अटैच हो। ठीक है, वन और मोर सोशल, इमोशनल और एकेडमिक चैलेंजेस हो सकता है वो बच्चा फेस कर रहा हो, जैसे ADHD है, डिसलेक्सिया है, ऑटिज्म है, या कोई भी इमोशनल, सेंसरी और लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो उस गिफ्टेड बच्चे के साथ अटैच हो सकती है। ठीक है, तो ये ट्वाइस एक्सेप्शनल कहलाते हैं। These all were the categories of exceptional children. Let's come to the prevalence of exceptional children. Exceptional children जो है इनकी prevalence क्या है पाकिस्तान में। ठीक है, मतलब मैंने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ही देखा है, वैसे आप ओवरऑल भी देख सकते हैं, अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। अच्छा, prevalence of exceptional children in पाकिस्तान। जो हमारे पास, अब मैंने आपके साथ प्रेवलेंस के रेट शेयर किए हैं ना, ये 1998 के सेंसस के मुताबिक है। सोचे कितने अरसा हो गया, मतलब 20 साल का अरसा है, 2 डेकेड्स हैं इसमें, और इसमें डिसेबिलिटी लेवल जो है वो कितना ज़्यादा गया होगा। ठीक है, रिसेंटली जो सेंसस हुआ था पाकिस्तान में, उसमें डिसेबिलिटी की रेशियो जो है आप भी यकीन जाने के ना होने के बराबर आई थी। ठीक है, इस वजह से जितने भी स्पेशल एजुकेशनिस्ट या इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, इन्होंने मतलब कि रेट की कि ये डिसेबिलिटी की रेशियो जो है ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो सेंसस को दोबारा करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस वजह से हम उन फिगर्स को, वो जो फिगर्स आए थे लास्ट सेंसस में, हम उन्हें डिस्कार्ड करते हुए अभी तक 1998 के फिगर्स को ही माना जा रहा है कि वही डिसेबिलिटी के पॉपुलेशन को ठीक तरीके से शो करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो 1998 के सेंसस के मुताबिक टोटल डिसेबल्ड पॉपुलेशन जो पाकिस्तान में है वो 32,86,630 बच्चे हैं। बच्चे कह लें आप, इंडिविजुअल्स कह लें, सबको मिला के। ठीक है, जो कि 2.49% जो है टोटल पॉपुलेशन का बनता है। ठीक है, मतलब डिसेबिलिटी की रेशियो जो है वो 2.4948 कुछ इस तरह से, मतलब वेरी करता है हर रेफरेंस के लिहाज से। ठीक है, अच्छा जी, इसका रेफरेंस जो है पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो की साइट से मैंने ये लिया है डाटा। ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं वो 8.6% है, 8.06% है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ 7.43% जो है पॉपुलेशन में से बच्चे हैं। फिजिकली इम्पेयर्ड 18.93% है। मेंटली रिटार्डेड 7.60% है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ 8.23% है। इंसेन जो है 6.39% है। और बाकी अदर कैटेगरीज जो हैं 43.37 बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं जो कि मतलब और कैटेगरीज में आ जाते हैं, जैसे ऑटिज्म हो गया, ADHD हो गया, ऐसी कैटेगरीज जो कि आइडेंटिफाइड हैं अभी तक। ठीक है, मतलब यहाँ जिन पे इतना काम नहीं हो सका। तो ये थी प्रेवलेंस ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। नेक्स्ट हम बात करेंगे
हाई एंड लो इंसिडेंस डिसेबिलिटीज़ की। ऐसे डिसेबिलिटीज़ जो कि अपने इंसिडेंस लेवल में हाई होती हैं या लो होती हैं, ठीक है। हाई इंसिडेंस डिसेबिलिटीज़ क्या कहलाती हैं? सम डिसेबिलिटीज़ अकर विद द रिलेटिवली high frequency and are called high incidence disabilities because they are among the most common, ठीक है। जिनका इंसिडेंस, जिनकी अकर होने की रेशो जो है वो डिसेबिलिटीज़ की ज़्यादा हो, वो हाई इंसिडेंस डिसेबिलिटीज़ कहलाती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो। अच्छा, ऐसी डिसेबिलिटीज़ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि होती भी हैं और हिडन भी होती हैं। अक्सर बच्चों में हम कह देते हैं कि ये बच्चा निकम्मा है, पढ़ता नहीं है। हो सकता है वो लर्निंग डिसेबिलिटी किसी कैटेगरी में फॉल कर रहा हो, उससे हो सकता है उसे रीडिंग में प्रॉब्लम हो, उसे राइटिंग में प्रॉब्लम हो, उसे मैथमेटिकल अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ऐसी जो डिसेबिलिटीज़ जो कि अक्सर हिडन भी होती हैं, ठीक, लेकिन मोस्ट कॉमनली पाई जाती हैं, ये हाई इंसिडेंस डिसेबिलिटीज़ कहलाती हैं। फर्स्ट लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं, आइदर स्पीच, लैंग्वेज, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव, ठीक है। इसके बाद इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं बच्चों में, ठीक है। हाइपर एक्टिव होते हैं, हाइपो एक्टिव होते हैं, ठीक। इसके अलावा और बड़ी कैटेगरीज हैं इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की। फिर माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, ठीक है, कि मतलब इंटेलेक्ट का प्रॉब्लम है लेकिन माइंड लेवल पे है, तो ये हाई इंसिडेंस डिसेबिलिटीज़ कहलाती हैं। लो इंसिडेंस डिसेबिलिटीज़ के हैं, डिसेबिलिटीज़ अकर रिलेटिवली रेयरली आर कंसिडर्ड एज लो इंसिडेंस डिसेबिलिटीज़, मतलब ऐसे डिसेबिलिटीज़ जो कि रेयरली अकर होती हैं जिसमें लो विजन है, ब्लाइंडनेस है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, डेफ ब्लाइंडनेस है, एंड स्वेयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। आई थिंक लो एंड हाई इंसिडेंस डिसेबिलिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है या एक्सेप्शनलिटीज़ वो आपको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन थी या जिसके लिए ये सारा कुछ मैंने आपके साथ प्लान किया, वो है क्लासिफिकेशन सिस्टम। कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो हैं हम इन्हें क्लासीफाई कैसे करते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये डिफरेंट हैं, या क्या तरीकाकार है, कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिनकी वजह से जो है ये बच्चे कैटेगराइज करवाए जाते हैं कि ये एक्सेप्शनल बच्चे हैं। तो क्लासिफिकेशन की जब बात आती है तो उसमें काफ़ी चीज़ें इसमें भी आ जाती हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन सिस्टम है डिफरेंट। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन क्लासिफिकेशन आपकी आउटलाइन में लिखा हुआ है, आपकी आउटलाइन में इंटरनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस का लिखा हुआ है, और आपकी आउटलाइन में डीएसएम डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये जो सारे सिस्टम है ना, ये क्या है? जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो ये बताता है कि कौन सा बच्चा जो है, क्या उसे प्रॉब्लम है, क्या लर्निंग प्रॉब्लम है, तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आईसीडी, इंटरनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। ये WHO का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जहाँ पे रिसर्च के साथ, मेडिकली प्रूवन स्पोर्ट्स के साथ जो है ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी कैटेगरी है, इसकी सिम्टम्स क्या होंगी, मतलब जो डिसेबिलिटी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, डिसेबिलिटी को क्या नाम देना है, डिसेबिलिटी की क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, कौन कौन से बच्चे इसमें फॉल करेंगे, डिसेबिलिटी की रेशो क्या होगी, डिसेबिलिटी की रेंज क्या होगी, मॉडरेट, माइल्ड, किस लेवल में जा रही होगी डिसेबिलिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये WHO का इदारा ICD जो कि मेंटल डिजीज़ पे काम करता है, ठीक है, वो बताता है, ठीक। उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, ठीक है, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का है ये DSM मैनुअल, ठीक है। और ICD और DSM भी एक कोलैबोरेटिवली भी काम करते हैं, ठीक है, और इनके हर 1 साल या 2 साल बाद जो है अपना नया एडिशन निकालते हैं जिसमें ये डिसेबिलिटी की डेफिनेशंस रिवाइज करते हैं, डिसेबिलिटी की कैटेगरीज को रिवाइज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन है तो उसकी डेफिनेशन 1998 में क्या थी, 2002 में कैसे चेंज हुई, ठीक है, और फर्दर ऑन किस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है। इसके बाद जो है जो मतलब DSM है या ICD है, ठीक है, वो ये भी बताते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज मेंटल रिटार्डेशन के अंदर आती हैं, ठीक है, बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या क्या सिम्टम्स वो शो करेंगे, तो आप उन्हें मेंटली चैलेंज्ड या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के साथ बच्चे कह सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी बात जो है वो ऐसे नहीं होती है, रेफरेंस बेस्ड होती है, रिसर्च बेस्ड होती है। तो डिसेबिलिटीज़ के जो नाम हैं, जो
कंस्टिट्यूट हुए हैं वो DSM, ICD और आइडिया के तहत हुए हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मिला के जो है, या इन सब कंसिडरेशंस को हम देखते हैं, और फर्दर आप हर डिसेबिलिटी के साथ जानेंगे कि वो डिसेबिलिटी की डेफिनेशन जो है वो आइडिया की तरफ से इम्प्रूव हुई हुई है, ICD की तरफ से इम्प्रूव हुई हुई है, या अप्रूव हुई हुई है, या DSM की तरफ से अप्रूव हुई हुई है, ठीक है। और फर्दर इम्प्रूवमेंट या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब जो डिसेबिलिटी को ऑफिशियली स्टैंडर्डली रिकग्नाइज करवाते हैं, उसकी डेफिनेशन को, सिम्टम्स को, करेक्टरिस्टिक्स को, साथ अटैच चीज़ों को, वो क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एक्सेप्शनैलिटीज़ होते हैं। तो ये हमारा पहला लेक्चर था जो कि इंट्रोडक्शन टू एक्सेप्शनल चिल्ड्रन पे था, ठीक है। अब मैं चाहूँगी कि आप अपने अपने जो गूगल क्लासरूम है उसमें वापस जाके इंट्रोडक्शन टू एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की खुद से आपने एक डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। ये आपका टास्क है इस लेक्चर के बाद का। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप वी विल शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स in this period of quarantine. So spend your energy and time positively and wisely. Allah Hafiz. There are many important key terms. Anyhow, I have planned 2 to 3 key terms for you, and that are special education, impairment, disability or handicapped, and interventions. So first thing is special education. What is special education? It is very important to know what is special education, because हमें पता ही नहीं है, मतलब आप लोग ये डिग्री तो कर रहे हैं लेकिन आप में से मोस्टली को स्पेशल एजुकेशन की डेफिनेशन नहीं पता होगी। स्पेशल एजुकेशन मीन्स इंस्ट्रक्शंस that are or that is specially designed to meet the unique needs of children and youth who are exceptional. ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कि एक्सेप्शनल बच्चों के लिए या एक्सेप्शनल यूथ के लिए स्पेशली डिज़ाइन की जाती हैं, उनकी यूनिक नीड्स को, उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए वो स्पेशल एजुकेशन कहलाती है। जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ आती है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड, ठीक है। व्हाट इज़ इम्पेयरमेंट, व्हाट इज़ डिसेबिलिटी, व्हाट इज़ हैंडीकैप्डनेस। तो इनमें जो डिफ्रेंशिएशन है ना, वो समटाइम्स हम लोग नहीं कर पाते हैं कि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी या हैंडीकैप में क्या डिफ्रेंशिएशन है, या हम इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे का सिनोनिम जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तीनों टर्म्स की अलग अलग अपनी डेफिनेशन बनती है। सो पहली चीज़ जो इसमें हम देखेंगे वो है इम्पेयरमेंट। व्हाट इज़ इम्पेयरमेंट? Impairment refers to the loss or reduced function of a particular body part or organ. किसी भी organ का उसकी absence, ठीक है, या फिर उसके function का limited होना, ये impairment कहलाता है। किसी body part का, किसी organ का limited होना, function limitation और absence impairment कहलाता है। For example, missing a limb, आपका हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, ठीक है, कान नहीं है, ये कान है तो ठीक तरह से सुनाई नहीं देता, ये इम्पेयरमेंट है। अब अगर डिसेबिलिटी को देखा जाए तो डिसेबिलिटी क्या है? अ डिसेबिलिटी एग्जिस्ट्स व्हेन एन इम्पेयरमेंट लिमिट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। इम्पेयरमेंट तो थी, लेकिन जब इम्पेयरमेंट रिस्ट्रिक्शंस बना देती है, बाउंड्रीज बना देती है, रिस्ट्रिक्ट कर देती है एक इंडिविजुअल को कि वो अपने सर्टन या अपने बेसिक इंपॉर्टेंट टास्क ही परफॉर्म कर सके, जैसे चलना, देखना, पढ़ना, तो वो कंडीशन जो है इम्पेयरमेंट को डिसेबिलिटी की तरफ ले जाती है। हैंडीकैप क्या है? हैंडीकैप रेफर्स टू अ प्रॉब्लम और अ डिसएडवांटेज अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट encounters when interacting with the environment. जब इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी इस हद तक एक्सीड कर जाए, या उसकी प्रॉब्लम जो है वो इस हद तक बढ़ जाए कि जो एक इंडिविजुअल है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ ही इंटरेक्ट ना कर सके, तो ये हैंडीकैपनेस कहलाती है। पर्सन with the disability is not handicapped, however, unless the disability leads to educational, personal, social, vocational or other problems. डिसेबिलिटी के साथ एक इंसान है
तो वो हैंडीकैप नहीं कहलाएगा जब तक उसकी डिसेबिलिटी जो है उसकी एजुकेशनल, उसकी पर्सनल, उसकी सोशल, वोकेशनल और अदर रिलेटेड लाइफ एक्टिविटीज़ में उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे ना कर दे। फॉर एग्जाम्पल, if a child who has lost a leg learns to use a prosthetic limb and functions in and out of school without problems, she is not handicapped, at least in terms of her functioning in the physical environment. Yeah, if he or she is not using prosthetic limb, then he is handicapped or she is handicapped because the environment is restricted to him or herself. Okay, so I think the difference between impairment, disability and handicappedness is clear to you people. चले, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैपनेस में क्या डिफरेंस है ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन with or for children and youth who are exceptional. When professionals apply skills to maintain or improve an individual's functioning, the process is known as intervention. It is the definition of intervention कि professionals जब ऐसी skills apply करते हैं मेंटेन करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए इंडिविजुअल की फंक्शनिंग को, पीछे डेफिनेशंस में आपने इम्पेयरमेंट की, डिसेबिलिटी की या हैंडीकैपनेस की फंक्शनिंग की लिमिटेशंस पढ़ी हैं, ठीक है। अब वो जो फंक्शनिंग की लिमिटेशंस हैं, आपने उन लिमिटेशंस को मेंटेन करना है या उनको इंसान की अपने एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है, तो वो जो सारा प्रोसेस है जो कि प्रोफेशनल की हेल्प से होगा वो इंटरवेंशन कहलाता है। अब ये जो प्रोफेशनल्स हैं ये कौन लोग हो सकते हैं? ये टीचर्स भी हो सकते हैं, ये थेरेपिस्ट्स भी हो सकते हैं, ये डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। The establishment of educational and support services for young children and their families is referred to as early intervention. Early intervention क्या चीज़ है? Establishment of educational and support services. Educational services जो कि टीचर्स प्रोवाइड करते हैं और support services क्या है? जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस, थेराप्यूटिक सर्विसेज और अदर रिलेटेड सर्विसेज जो कि यंग चिल्ड्रन को या उनकी फैमिलीज को मिल रही होती हैं, वो अर्ली इंटरवेंशन कहलाती हैं। इंटरवेंशन इंक्लूड्स हैबिलिटेशन, rehabilitation and remediation. A variety of interventions are available for children with exceptional conditions. Generally, the greater the intensity of the disabling condition, the greater the number and variety of interventions required. जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होगी, उतना ही नंबर ऑफ इंटरवेंशन इंक्रीज होता जाएगा, उतनी वैरायटी जो है इंटरवेंशंस में इंक्रीज होती जाएगी। ये डिपेंड करता है डिसेबलिंग कंडीशन की इंटेंसिटी पे। अच्छा, इंटरवेंशन की जब हम बात करते हैं तो इंटरवेंशन 4 तरह की है: मेडिकल इंटरवेंशन, थेराप्यूटिक इंटरवेंशन, सोशल इंटरवेंशन एंड और एजुकेशनल इंटरवेंशन। मेडिकल इंटरवेंशन जो कि मेडिकल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है प्रोवाइड करता है, वो मेडिकल इंटरवेंशंस कहलाती हैं। जैसे अगर एक बच्चा जो है वो पैदा हुआ है तो उसकी हियरिंग चेक की जाती है, ठीक है। ये मेडिकल अर्ली इंटरवेंशन है कि डायग्नोसिस हो रहा है उसकी हियरिंग का, अगर लगा कि हियरिंग ठीक नहीं है तो वहीं पर ही ऑडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया गया या जितने भी ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करके वहीं पर ही उसकी मेडिकेशन वगैरह शुरू करवाई गई या डायग्नोस किया गया। अगर प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं है तो कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे मेंटेन किया जा सकता है या कंडीशन को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। ये अर्ली इंटरवेंशन की एग्जांपल है कि बच्चे को 0 to 3 ईयर्स के पीरियड में ही इंटरवीन कर दिया जाता है। उसके बाद आती है थेराप्यूटिक इंटरवेंशन। थेराप्यूटिक इंटरवेंशन ऐसी इंटरवेंशंस कहलाती है जो कि थेरापीज के ज़रिए हो, जैसे स्पीच थेरापीज,
थेरेपिस्ट जो होते हैं वो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। अगर बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम है तो वो स्पीच थेरेपिस्ट के साथ उसके वालिदैन जो है वो कांटेक्ट करते हैं। अगर उसको फिज़िकल लिमिटेशंस हैं या कोई फिज़िकल कंडीशंस हैं तो बच्चा फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास जाएगा, ठीक है। अगर बच्चे को स्पीच ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से अगर फाइन मोटर और ग्रोस मोटर स्किल्स का प्रॉब्लम है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ बच्चा है या ऑटिस्टिक है तो वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की हेल्प लेगा। साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, ये थेरेपिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन सर्विसेज कहलाती हैं। उसके बाद सोशल इंटरवेंशन आ जाता है। सोशल इंटरवेंशन जो कि पेरेंट्स, कम्युनिटी, सोसाइटी, स्कूल, इंस्टीट्यूशंस जो हैं एक बच्चे को या एक यंग पर्सन को जो कि एक्सेप्शनलिटीज के साथ हैं उसको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आ जाता है हम लोगों का काम, मतलब हम टीचर्स का काम, आप लोगों का काम, जिसके लिए आप लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, वो है एजुकेशनल इंटरवेंशन। कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उन्हें किस तरह से इंटरवीन करना है। मेन काम जो है वो एजुकेशनल इंटरवेंशन का है। आप इस पूरे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के कोर्स में मेडिकल, थेराप्यूटिक, सोशल पर्सपेक्टिव के साथ साथ एजुकेशनल इंटरवेंशन भी पढ़ेंगे कि आपने क्या करना है, ठीक है। इंटरवेंशन का टॉपिक आपको पढ़ाने का, यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाने का पर्पस यही था कि इंटरवेंशन क्या होती है और आप लोगों ने किस तरह से इंटरवीन करना है। इन तमाम अपने कैटेगरीज को, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कैटेगरीज को स्टडी करने के बाद एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को स्कूलों में जाके जब आपकी जॉब होगी, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है, तो आपने वहाँ पे जाके किस तरह से परफॉर्म करना है, आपने उन बच्चों के साथ कैसे काम करना है, ये आप लोग इस कोर्स में सीखेंगे। Thank you so much. After reviewing the important key terms, we will have a look on classification and labeling of exceptional children. Why we label and classify exceptional children? Why it is necessary to label them? ये जो सारा मैंने मटेरियल है ये आपकी बुक्स मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं, मैंने उसी में से लिया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं उन बुक्स को। तो जो लेबलिंग है ना वो ज़रूरी है। किस लिए? एक्सेप्शनल या स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज रिसीव करने के लिए, स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज या रिलेटेड सर्विसेज रिसीव करने के लिए लेबलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, लेबलिंग के कुछ पॉसिबल बेनिफिट्स भी हैं, ठीक। अच्छा, लेबलिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, और बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो लेबलिंग जो है वो डिफरेंसेस को मैं ये चाहूँगी कि जो लेबलिंग के बेनिफिट्स हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, या आप इसको एज अ असाइनमेंट देखें आप लोग, ठीक है। और आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है कि लेबलिंग क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। फिर ये यहाँ तक हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें पहली असाइनमेंट आपको फर्स्ट लेक्चर में ये मिली थी कि लेबलिंग के एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की डेफिनेशन आप लोगों ने खुद एक बनानी थी, ठीक है। अब दूसरी असाइनमेंट जो है वो फर्स्ट लेक्चर के अंदर से आपको ये है कि आपने लेबलिंग और क्लासिफिकेशन के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं।